हेलो हे गाइस, आज है 12 अप्रैल और आज के दी हिंदू जो एडिटोरियल उसका एनालिसिस करेंगे और जो भी न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल न्यूज़ आई हुई है, तो आपने इस चीज को एंड तक देखना है। और आज की सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसे की कोट के साथ में कि जो जर्मी बेंथम जी है उन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन क्वालिटी में सबसे रेयरेस्ट चीज है वो क्या है, कंसिस्टेंसी। आप जब भी देखोगे कि हम भी अगर बात करेंगे, थोड़ा टाइम अगर हमारा पढ़ने का भी मूड है, कुछ स्टडी करने का मूड है, कुछ भी करने का मूड है, वो हम अगर 2-3 दिन के लिए करते हैं तो वो उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमें कंसिस्टेंट वे में वहां पे अपनी लाइफ में काम करते रहना पड़ेगा। वही वो क्या है, रेयरेस्ट ह्यूमन क्वालिटी है। सो नाउ यू कैन यूज दिस कोट और यू कैन स्टार्ट योर ऐसे विद दिस कोट। कहाँ पे यूज कर सकते हो? कोई भी इन्वायरमेंट में हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड में हो गया, कहीं पे भी इस कोड को आप यूज कर सकते हो ऐसे में, और अच्छे मार्क्स को ले सकते हो। कैसे यूज करोगे कि भाई जो इन्वायरमेंट के लिए काम किया जा रहा है वो एकदम से बस 1 साल या फिर 2 साल के लिए नहीं करना पड़ेगा, उसको लॉन्ग टर्म हमें करना पड़ेगा अगर उसका इम्पैक्ट आगे हमने देखना है। अगर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हमें चाहिए तो उस चीज को कंसिस्टेंट वे में आगे लेके चलना पड़ेगा। यही चीज है। या फिर अगर हमने पेपर भी क्लियर करना है तो हमें कंसिस्टेंट वे में डेली पढ़ना पड़ेगा, ना कि एक दिन में मैं 14 घंटे या फिर 15 घंटे पढ़ के सारा कुछ खत्म कर लूंगा। तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो एक रेयरेस्ट ह्यूमन क्वालिटी है। वो कौन कहना चाह रहे हैं? जर्मी बेंथम जी कहना चाह रहे हैं। अब आगे जो हमारा अगला सेक्शन होता है वो आपको पता है, हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन। इसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के लिए क्वेश्चन है। आपने ये प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, ये भी आपने सेम तरीके से करना है। और नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है सनराइज इंडस्ट्री को लेकर, ये क्वेश्चन है, इसमें आपने इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना। और एक है क्वेश्चन अमूर लेपर्ड को लेकर। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है अच्छे वे से, और देखना है कि आपको ये आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे से करने की कोशिश करो, इसको नोट डाउन करो, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसके जो आंसर्स है और इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है इन चारों क्वेश्चंस का, वो हम करेंगे लास्ट में जो हमारी न्यूज़पेपर की डिस्कशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये जो पहली न्यूज है वो क्या है कि मोदी पुशेस फॉर पीस एज शहबाज फ्लैग्स कश्मीर। यहाँ पे जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने की बात हो रही है पाकिस्तान के, तो उन्होंने बात की थी कि भाई इंडिया के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, और वो रिलेशन अच्छे तभी हो सकते हैं अगर हम जो कश्मीर का रेजोल्यूशन है, जो कश्मीर का मसला है, उसको हम ठीक कर पाए। तो जो प्रेजेंट मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था इस न्यूज में, और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे यूपीएससी परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये जो कश्मीर का मैप है ये हमारा GS 3 में भी हम इसको काउंट कर पाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में। क्योंकि यहाँ से काफी जो एक्टिविटीज है वो हमें दिखाई देती हैं। तो GS 3 हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशंस GS 2। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है इस न्यूज का, यहाँ पे आपने याद रखना। और ये जो प्रेजेंट मैप है ये आप देख रहे होगे, ये वाला जो रीजन है हमारा, येलो वाला, ये हमारा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा रीजन है, हमारे इंडिया का। यहाँ पे नंबर 2 रीजन है ये जो चाइना ने हमारे से ले लिया था, साई चीन वाला रीजन, जो इन्होंने धोखे से हमारे पे वॉर कर दी थी और लड़ाई हो गई थी, तो उसके बाद में ये जो ऑक्यूपाई किया चाइना ने, ये वाला रीजन आ गया एक्साई चीन। और ये वाला रीजन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको याद होगा कि किस तरह से ट्राइबल्स के साथ में मिलके जो आर्मी थी पाकिस्तान की वो एंटर होती है और बिना बताए वहां पे अटैक हो जाता है। तो ये वाला रीजन किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। इसको हम नदरन रीजन बोलते हैं। ये गिलगिट आ गया, ये हो गया चिलास हो गया, ये मुजफ्फराबाद हो गया। ये वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान के पास है। और ये रीजन कुछ जो पाकिस्तान के पास था बाद में चाइना को दे दिया था, कि जो इंडिया है उसको थोड़ा बहुत मैं क्या कर पाऊं, परेशान कर पाऊं ज्यादा तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये वाले रीजन के साथ में ये रीजन जो साइचिन ग्लेशियर का रीजन है वो अभी भी किसके पास है? हमारे इंडिया के पास में, ये मेरी कंट्री के पास में है। तो ये जो मैप है आपने याद रखना है, यू कैन ड्रॉ इन दी मेंस, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है इस बार। तो ये थी पहली न्यूज। नंबर 2 न्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोदी और बिडेन, मतलब क्या है कि इंडिया और यूएस की टॉक्स चल रही है, तो उसमें जो यूक्रेन का इश्यू है वो डोमिनेट कर रहा था, कि वहां पे बात हो रही थी अबाउट दी यूक्रेन। तो यहाँ पे हमने बात की कि ये जो चीज है वो 2+2 डायलॉग के अंडर होती है, लेकिन हमें यूपीएससी के परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए कौन से पेपर के अंडर आएगा। अगेन GS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस की यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2+2 डायलॉग किस चीज से रिलेटेड है, क्या होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 2+2 जो डायलॉग है वो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर और यूएस काउंटर पार्ट्स के बीच में होता है। ये एक पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग विजन है इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। ये प्रमोट करता है सिनर्जी इन दी डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एफर्ट्स। ये इस तरह का जो 2+2 डायलॉग है जो कि किसके बीच में हो रहा है? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर और उनके जो काउंटर पार्ट्स है उनके साथ में होता है।
ये यूएसए के साथ में नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में भी करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इस चीज को क्या करना है, याद रखना प्रॉपर वे में। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज जो है कि जो नए डेंगू के केसेस है वो आना स्टार्ट हो चुका है, कि जिस तरह से जो मॉनसून में इसका जो इम्पैक्ट है डेंगू का वो ज्यादा देखने को मिलता है, अभी भी इसके जो केसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारा यूपीएससी परस्पेक्टिव से ये जो साइंस का पार्ट है, मतलब जीएस 3 में अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो उसमें पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अदरवाइज मेनली जो फोकस रहता है यूपीएससी का, कमीशन का, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे रहता है, साइंस एंड टेक के पार्ट पे रहते हैं, नॉट ऑन जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, बड़े कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आते भी हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ बेसिक सा डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो डेंगू वायरस है वो ट्रांसमिटेड थ्रू दी बाइट ऑफ अ फीमेल एडिस मॉस्किटो, और ये जो फ्लाई कर सकती है लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ये वाला जो मॉस्किटो है, और ये सीवियर डेंगू इन्फेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, माइल्ड इलनेस भी हो सकती है और सीवियर डेंगू इन्फेक्शन भी हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि एक एनुअल इंसिडेंस ऑफ 100 to 400 मिलियन डेंगू एवरी ईयर, विद इट्स ग्लोबल इंसिडेंस ग्रोइंग ड्रामेटिकली इन द रिसेंट डेकेड्स। तो इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या है कि भाई अपने नजदीक में कोई कूड़ा करकट है या कुछ भी चीज पड़ी है, खुले में पड़ी है, या फिर आप लगा के चलो कि वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, उस चीज को अगर हम रोक पाएंगे तो ये चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है माइक्रो प्लास्टिक इन दी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बारे में आपको पता होगा कहाँ पे है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, जहां पे भी आप नोट डाउन करना चाहते हो। लेकिन हमें यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, जो प्लास्टिक है, वो आपको पता होगा कि जो ओशंस है उसको डिटीरियोरेट कर रहा है, बहुत बुरे वे से जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो खराब कर रहा है हमारी वाटर बॉडीज को और काफी चीजों को। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है, मतलब वो प्लास्टिक पार्टिकल्स जो कि लेस देन है 5 mm इन डायमीटर, वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वो चीज को हम बोल पाएंगे ये वाली चीज। और उसके बाद में अगर हम प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक की यहाँ पे बात करते हैं, डिजाइन फॉर द कमर्शियल यूज एंड माइक्रो फाइबर शेड फ्रॉम क्लोथिंग एंड अदर टेक्सटाइल, ये प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखनी है इस बार के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और नंबर 2 आता है सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक, ये जो है वो बनता है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज प्लास्टिक सच एज वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो ये चीज आपने प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में क्या करनी है, प्रॉपर वे से याद रखनी है कि एक प्राइमरी है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी। फिर आगे अगर हम बात करते हैं एक चीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चरल डायमेंशन, यहाँ पे सबरीमाला टेम्पल ओपन फॉर दी मेडाम विशु पूजा। ठीक है, तो इसमें एक केस चला था, बहुत ही हाई लेवल का केस, और काफी टाइम तक चलता रहा कि जो सबरीमाला में एज रेगुलेशन दिया हुआ है, मतलब कि 10 to 50 के बीच में अगर कोई वीमेन है, दे कैन नॉट एंटर इनटू दी सबरीमाला। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनका बोला जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चलता होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये चीज थी क्या। इसमें दो चीजों के बारे में बात की गई थी, एक तो थी कल्चरल और दूसरी थी कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि कई लोग ऐसे थे जो कि टेम्पल बैन के 10 to 50 ईयर्स ओल्ड जो विमेन है उसको आने की परमिशन वहां पे नहीं है, उसके सपोर्ट में थे। तो उन्होंने प्रॉपर वे में वहां पे बताया कि ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है बहुत टाइम से वहां पे चल रही है, और जिसका रीजन भी उन्होंने बताया कि जो वहां पे डीटी है वो तंत्रिक इन नेचर है, नॉट वैदिक, वो वैदिक नहीं है, वो तंत्रिक है। और ये जो तंत्रिक सिस्टम होता है, वहां पे जो टेम्पल होता है वो प्रेयर हॉल नहीं होता, वो क्या होता है, एनर्जी सेंटर होता है। मतलब जो डीटी है वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी है इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल स्पेस, मतलब चैतन्य। ठीक है, चैतन्य, वहां पे आपने इस चीज को क्या करना है, इस चीज को आपने दिमाग में बिठा लेना, याद रखना है। और ये जो यूनिकनेस है इज द सोल ऑफ एवरी टेम्पल, कि यहाँ पे पता क्या चलता है, 10 to 50, उन्होंने बोला कि यही एक लिमिटेशन है और कुछ यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, वो भी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आइडल की, डीटी की, क्योंकि वो जो डीटी है वहां पे वो सेलिबेसी के साथ में एसोसिएटेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेजेंड सबरीमाला टेम्पल डीटी स्वामी अयप्पा इज अ नैष्ठिक ब्रह्मचारी एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली, और ये कल्चरल पर्सपेक्टिव बहुत टाइम से वहां पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्वेश्चन के आंसर की लिखने की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के साथ में भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अप्रोचेज है वो होती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 1 यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की, कि वीमेन्स राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन।
नंबर टू, यहाँ पे हमारे पास आता है आर्टिकल 25 क्लॉज 1 रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है जी। और उसके बाद में यहाँ पे एक और आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। एंड 51A और क्लॉज ई यहाँ पे कि विमेन विमेन के साथ में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स ये वो नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के जो अप्रोच है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके खिलाफ है। तो एट द एंड अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि विमेन एंट्री शुड बी अलाउड, लेकिन बाद में इस केस को, या फिर काफी ज्यादा ऐसे केस है नॉट ओनली इन द हिंदू रिलीजन, हर एक रिलीजन में कहीं ना कहीं पे एक ऐसी स्पेस है जहां पे विमेन को जाना मना है, तो वो सारे केसेस को लिया जाएगा और वो एक बेंच बनेगा जहां पे वो बात की जाएगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, और जो नेक्स्ट न्यूज है वो है हमारा एडिटोरियल। इसमें बहुत अच्छे वे से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एमएसएमई को किस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एमएसएमई के बारे में, कि जो एमएसएमई है, अगर हम बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर ये सेक्टर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं इन दी इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और जीडीपी में और एक्सपोर्ट में भी, जो एमएसएमई है वो अच्छे वे से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें पेंडेमिक में, ये जो सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट सेक्टर हमें दिखाई दिया है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक स्टडी हमने की जहाँ पे एनसीआर रीजन और उत्तराखंड की जो स्टडी है वो उन्होंने की, और यहाँ पे देखा कि जो 90% स्मॉल फर्म्स है, एमएसएमईज है, वो डिक्लाइन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया, चाहे वो उनकी टर्नओवर थी, चाहे वो प्रॉफिट था, एनीथिंग, हर एक चीज जो है, एवरीथिंग हैज बीन डिक्लाइंड इन दी एमएसएमईज फॉर ओवर 90% ऑफ द स्मॉल फर्म्स, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जो उनकी टर्नओवर है वो डिक्लाइन हुई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 53% ऑब्जर्व्ड डिक्रीज इन दी डिमांड, डिमांड में भी यहाँ पे कमी होती आती हुई दिखाई दी है हमें। और इसका मेन रीजन अगर हम बात करें तो वो जो टर्नओवर नीचे आई है, रिस्ट्रिक्शन थी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, मोबिलिटीज पे, डिमांड डिक्रीज होगी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, स्लो रिकवरी ऑफ द मार्केट, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जो एमएसएमईज है उनका बुरा हाल हुआ है हमारी कंट्री में, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं मेजर चैलेंजेस की बात करूं फेस्ड बाय द फर्म्स इन देयर रिवाइवल, इंक्लूडिंग डिलेड पेमेंट इशू हो गया, रिड्यूस्ड डिमांड हो गया, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजों ने उस चीज को और भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये बहुत बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हिट इम्पैक्ट जो हुआ है एमएसएमई पे हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी ये वर्स्ट हिट वाली फर्म्स है, इनको ये पता था कि कुछ आत्मनिर्भर भारत पैकेज करके कुछ है, लेकिन वो उस चीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका नहीं ले पाए। अब अगर हम बात करें कि इनको रिजिलियंस, लेसन फॉर द रिजिलियंस, मतलब इनको बचाना कैसे है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है यहाँ पे लिखा है, ये पहला नहीं है और ये लास्ट नहीं है, पहले भी इस तरह के जो पेंडेमिक आते रहे, लेकिन इस पेंडेमिक में अगर हमने कई लेसन सीखने हैं, तो मैंने 90% की बात की थी कि उनको डिस्टरबेंस हुए, लेकिन 10% जो फर्म्स है उन्होंने अच्छा काम भी किया। तो उन्होंने अच्छा काम किया कैसे, उनके उनसे पूछा गया, तो पहली चीज तो वो ऑपरेट कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटीज में, फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिनल, केमिकल, बोटानिकल प्रोडक्ट्स में, इन चीजों में, बेवरेजेस में, इन चीजों में काम करते हुए उनको कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, अपने बिजनेस को स्विच कर लिया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, मास्क की, सैनिटाइजर की, होम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सारा का सारा जो अपॉर्चुनिटी थी उसको एक्सप्लॉइट किया और अपने अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लानिंग अहेड, तो ये पहला नहीं है कि ये पहली बार आया होगा ये पेंडेमिक या फिर लास्ट है, तो इसके लिए हमें आगे से काम करना चाहिए। इस चीज को ज्यादा बढ़ाया था, ये नहीं कि अकेला लॉकडाउन ने बढ़ाया, ये वॉर आ गई बीच में, कोई मतलब कुछ वेदर इवेंट्स आ गए, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हुई नजर आई हैं। तो यहाँ पे अगर हमने एमएसएमई को आगे इस तरह के शॉक से बचाना है, तो यहाँ पे बात की गई है कि एक कॉर्पस फंड हम बना सकते हैं, वो कौन सा होगा, अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड फॉर द स्मॉल बिजनेस, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे इन्होंने सुजेशन दिया कि इस चीज को आगे से कंट्रोल करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एक चीज बनाई जाए, स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ये जो चीज है वो यहाँ पे काम कर पाएगी। तो लास्टली यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिखा गया है कि ऑल्दो बजट 2022-23 सीक्स टू ले अ फाउंडेशन एंड अ ब्लूप्रिंट टू स्टीयर द इकोनॉमी ओवर द अमृतकाल नेक्स्ट 25 years, it has failed to bring in any idea that makes the MSME sector resilient,
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छे वे से वो 25 जो ईयर है, अमृत काल का जो टाइम पीरियड है, वहां पे काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज है कि कोई भी प्लान या आइडिया नहीं आया था एमएसएमई को लेकर। सो जो प्रपोज फाइनेंशियल मेजर है वो उन्होंने सजेस्ट किया अब नेमली एन अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम कैन हेल्प एमएसएमई बिकम्स रिजिलियंट एंड सर्टन देयर एंड सस्टेन देयर ग्रोथ ड्यूरिंग बिजनेस अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो ये एडिटोरियल के बारे में था। नेक्स्ट एडिटोरियल की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वो एडिटोरियल नहीं है कुछ, एक एक्ट है हमारा, मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। इसके बारे में मतलब एक समरी के टाइप ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहली तो बात है कि एक रेजोल्यूशन आया था यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उस रेजोल्यूशन के बारे में आपने प्रॉपर वे में याद रखना है, UNSCR 1540। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन हमें दिखाई दिया, यूएनएससीआर 1540 एक रेजोल्यूशन आता है, और इस रेजोल्यूशन में हमें क्या पता चलता है कि एड्रेस करना है हमने ग्रोइंग थ्रेट ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स गेनिंग एक्सेस टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इस रेजोल्यूशन में बोला गया कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो नहीं पहुंचने चाहिए। इस तरह के जो एक्ट हैं हर एक कंट्री को लेके आने चाहिए अपनी अपनी कंट्री में, क्योंकि अगर नॉन स्टेट एक्टर के पास ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पहुंचते हुए दिखाई दिए तो वो टेररिज्म को एक हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये ऑब्वियस सी चीज है। तो ये रेजोल्यूशन इस से काम करता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स पर्पस। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास एक एक्ट था हमारी कंट्री के पास ऑन दी लाइंस ऑफ यूएनएससीआर 1540, लेकिन हमने उसको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है, यहाँ पे आपने देखना है। यहाँ पे जो WMD बिल 2022 पेश किया गया उसको हमने क्या किया, बाद में पास किया। ये जो WMD एक्ट 2005 है ये प्रोहिबिट करता था अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना WMD एंड देयर मींस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, एक तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करने हमने कर ली, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात की, यहाँ पे ट्रांसफर की बात की, और मींस ऑफ डिलीवरी की हमने यहाँ पे बात की है। तो ये जो चीज है यहाँ पे हमने यही देखा कि ये चीज जो थी ये 2005 के एक्ट में लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस चीज को हमने स्कोप को एक्सटेंड कर दिया। वो कैसे, फाइनेंसिंग ऑफ ऑलरेडी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, आपने फाइनेंस वाली जो क्लॉज है यहाँ पे डालते हुए हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया। सो ये न्यूज में इतना ही था। यहाँ पे ये देखिए जिस्ट में भी ये लिखा हुआ है कि भाई जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस चीज का वो टू प्रोवाइडेड एन इंटीग्रेटेड एंड ओवरआर्चिंग लेजिस्लेशन ऑन प्रोहिबिटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू ऑल थ्री टाइप्स ऑफ WMD एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, रिलेटेड मटेरियल हो गए, चाहे इक्विपमेंट है चाहे वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे जो नया क्लोज डाला है वो क्या डाला है, फाइनेंसिंग का क्लोज डाला है। ये चीज आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। अभी नेक्स्ट न्यूज है जो हमारी, एक इंडेक्स आया है, दिस इंडेक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कि जो नीति नीति का मतलब नीति आयोग है, एक इंडेक्स है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, सेकी, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये फर्स्ट इंडेक्स है दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट एंड यूटीज इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इन द क्लाइमेट एंड द एनर्जी सेक्टर। ये कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे स्टेट्स को एक्सेस करते हैं, के भाई ये देखा जाता है इनके नीति आयोग की तरफ से कि ट्रैक करेंगे प्रॉपर वे में कि कौन सी स्टेट क्लाइमेट या एनर्जी सेक्टर में अच्छा कर रही है या कौन सी स्टेट नहीं अच्छा कर रही। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं उनमें नीति आयोग ने बोला है कि इस इंडेक्स में गुजरात ने क्या किया है, यहाँ पे टॉप किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लार्ज स्टेट की, यहाँ पे गुजरात नंबर 1, नंबर 2 है केरला, और नंबर 3 है पंजाब। इन्होंने टॉप परफॉर्मर है। अगर मैं यहाँ पे पंजाब की बात करूं तो ये बेस्ट परफॉर्मर है इन दी डिस्कॉम परफॉर्मेंस। जो केरला है वो एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में पहले नंबर पे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो बेस्ट परफॉर्मर इन दी क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव मंगर दी लार्जेस्ट स्टेट। यहाँ पे जो नीचे वाली पोजीशंस पे आए हैं वो हैं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गोवा टॉप परफॉर्मर है स्मॉलर स्टेट में, और फॉलोड बाय त्रिपुरा, मणिपुर, और यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली, दीव दमन, नगर हवेली आर दी टॉप परफॉर्मर्स। ये चीज जो डेटा है आपने प्रॉपर वे में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकी नीति आयोग करता है, टॉप परफॉर्मर है गुजरात, गुजरात के बाद में केरला, केरला के बाद में यहाँ पे पंजाब, और स्मॉल स्टेट्स में गोवा, गोवा के बाद में यहाँ पे हमें पता लगा त्रिपुरा, मणिपुर।
यूटीज में यहाँ पे लार्ज स्टेट है, यहाँ पे स्मॉल स्टेट है। यूटीज में अगर हम बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में हमारे पास आती है दिल्ली, दिल्ली के बाद में दमन दीव दादरा नगर एंड हवेली। ये जो है वो टॉप परफॉर्मर हमें दिखाई देती नजर आ रही। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ट्राई ट्राई के बारे में हमें पता होना चाहिए, ट्राई है क्या। तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ट्राई का मिशन था, उन्होंने क्रिएट करना और नर्चर करना है कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन द कंट्री। ठीक है जी। और रेगुलेट करना है टेलीकॉम सर्विसेज को, जहां पे वो फिक्स करेंगे और रिवाइज करेंगे टैरिफ्स को। यहाँ पे उनका मेन प्रपोजल या मेन काम क्या है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से एक इन्वायरमेंट बने जहां पे फेयर कंपटीशन के जरिए काम किया जा सके। किस सेक्टर में? ये हमारे टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है। और ये जो ट्राई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हमें दिखाई देता है। कॉम्पोजिशन क्या है ट्राई की? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्राई की कॉम्पोजिशन क्या है। यहाँ पे एक चेयरपर्सन हमें देखने को मिलता है और 2 होल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन हो गया, यहाँ पे 2 होल टाइम मेंबर्स हैं, और यहाँ पे 2 क्या है? पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। जो कि अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। जो चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर है वो होल्ड करेंगे अपना ऑफिस 3 years और टिल द एज ऑफ द 65 years, जो विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे अगर हम चेयरपर्सन की बात करते हैं, वो पावर है उसके पास में जनरल सुपरिटेंडेंस की। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है चेयरपर्सन प्लस 2 होल टाइम मेंबर। यहाँ पे 2 कौन हो गए? पार्ट टाइम मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, और 3 साल का यहाँ पे पीरियड रहेगा। 65 years है। यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और रिमूवल कैसे होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर्ड है, रिमूव कर सकती है अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अगर कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर, अब्यूज्ड हिज और हर पोजीशन। मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट की पोजीशन को आपने अपने इंटरेस्ट के लिए अब्यूज किया है, गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, तो वो भी एक चीज है रिमूवल ऑफ मेंबर के लिए। आगे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या था? आई होप आपने इसको अटेम्प्ट करके देखा होगा। क्वेश्चन है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट सबसी पाइपलाइन टू एक्सपोर्ट गैस which runs under the Mediterranean Sea carrying gas from the Europe to Russia। यूरोप टू रशिया, यूरोप टू रशिया नहीं है ये, फ्रॉम यूरोप टू रशिया नहीं, फ्रॉम रशिया टू यूरोप है। ठीक है जी। तो ये रशिया जो है वो गैस यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ये पहला जो है हमारा गलत हो गया। नॉर्थ स्ट्रीम क्रॉसेस दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द ग्रीस, रशिया, फ्रांस, एस्टोनिया अमंग अदर्स। ये भी क्या है? ये गलत है। तो ये नाइदर वन नाइदर टू विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में देखिएगा, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ये रशियन एनर्जी जाइंट, पहली चीज तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, ये जो गैस है वो जाएगी कहाँ से? फ्रॉम द रशिया टू द यूरोप। ये जो पाइपलाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फ्रॉम द फैक्ट दैट इट बाईपास ट्रांजिट कंट्रीज मेकिंग इट हाईली रिलायबल फॉर यूरोपियन कस्टमर्स। ठीक है, यूरोपियन हमने पहले बात की। नॉर्थ स्ट्रीम में एक 1 है और नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद में ये ट्रांसपोर्ट करेगी 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बीसीएम ऑफ गैस अ ईयर टू यूरोप। ठीक है। और इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसका ऊपर हमने देखा था स्टेटमेंट, सेवरल कंट्री जैसे रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, टेरिटोरियल वाटर्स किस किस के आएंगे? इसके रशिया, डेनमार्क और जर्मनी के। तो यहाँ पे जो बात की गई थी वो थी ग्रीस, रशिया, फ्रांस, एस्टोनिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे ग्रीस, रशिया, ग्रीस तो नहीं है, यहाँ पे फ्रांस भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपने इस चीज को। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इन इंडिया इज विद इन द टारगेट टॉलरेंस बैंड एंड सीपीआई इन्फ्लेशन एक कंसर्न का यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे हमने ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट जी। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? आपने सुना होगा कि जो डब्ल्यूपीआई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो डबल डिजिट में एंटर कर चुकी है, लेकिन सीपीआई जो थी वो अभी भी 6.6 मतलब उस वे में चल रही थी, तो ठीक थी। तो ये क्या होगी? स्टेटमेंट गलत होगी। तो नंबर 2 क्या है? सेंट्रल थीम ऑफ द ईयर ऑफ इकोनॉमिक सर्विस एजाइल अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द फीडबैक लूप्स एंड सेफ्टी नेट बफर। ये बिल्कुल सही है, और पहला गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमने क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट आंसर। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2022, उसकी थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे इज द एजाइल अप्रोच इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडियाज इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक शॉक। Informing further, the preface of the economic survey states that agile approach is based on the feedback loops, real-time monitoring of actual outcomes, flexible response, safety net buffers and so on, जिस तरह से हमने क्वेश्चन में बात की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सनराइज इंडस्ट्री को लेकर, और इसमें भी हमने क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज अ न्यू बिजनेस और बिजनेस सेक्टर शोइंग पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल एंड रैपिड ग्रोथ। ये बिल्कुल सही है जी। अगर ये सही है तो मतलब हमने तो इनकरेक्ट ढूंढना था। द रैपिड इमर्जेंस ऑफ द सनराइज इंडस्ट्री थ्रेटन्स द ग्रोथ ऑफ द कंपीटिटिंग इंडस्ट्री नोन एज सनसेट इंडस्ट्री। ये भी बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। और नंबर 3 है फिशरी, टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एविएशन आर दी सनराइज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ये गलत है, क्यों? यहाँ पे हमारा फार्मा हो गया, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, ये हमारे कौन से हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज में आते हैं, नॉट द फिशरी टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसको डिटेल में देखते हैं। सनराइज इंडस्ट्रीज होती क्या है? ठीक है, सनराइज इंडस्ट्रीज जो कि पोटेंशियल शो कर रहा है रैपिड ग्रोथ का, और उसके बाद में अट्रैक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। अगर ये सनराइज इंडस्ट्री किसी को थ्रेटन कर रही है, कंपटीशन दे रही है, तो हम उसको मतलब वो इंडस्ट्री दूसरी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी, वो सनसेट हो जाएगा। उसके बाद में ये देखिएगा, सच इंडस्ट्री रेफर्ड एज सनसेट इंडस्ट्री। 2022 के बजट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रोन्स हो गया, स्पेस हो गया, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये सारी क्या है आजकल की सनराइज इंडस्ट्रीज है। तो आपने इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है प्रॉपर वे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमूर लेपर्ड के बारे में। अमूर जो लेपर्ड है वो कहते हैं, इसके बारे में हमने करेक्ट बताना है। अमूर लेपर्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द साइबेरियन रीजन। ये बिल्कुल सही है, ये बहुत रेयर दिखता है। ठीक है, आईयूसीएन इसका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये कैरी करता है, कैरी एंड हाइड द अनफिनिश्ड किल सो दैट दे आर नॉट टेकन बाय अदर प्रीडेटर्स। ये भी बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन ये बनेगा। अमूर लेपर्ड के बारे में देखते हैं डिटेल में। अमूर लेपर्ड रशियन फॉरेस्ट में मिलता है, जो हमने ऊपर बात किया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्पीड इसकी 37 माइल्स पर आवर है। ये 19 फीट हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी। ये इनक्रेडिबल एनिमल हैज बीन रिपोर्टेड टू लीप मोर देन 19 फीट हॉरिजॉन्टली एंड 10 फीट वर्टिकली। ठीक है, ये सॉलिटरी में काम करता है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने और क्या चीज याद रखनी है कि भाई सेवरल मेल समटाइम्स सॉल्व एंड फाइट ओवर अ फीमेल। अमूर लेपर्ड इज ऑल्सो नोन एज फार ईस्ट लेपर्ड, द मंचूरियन लेपर्ड और द कोरियन लेपर्ड। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या करनी है, प्रॉपर वे में याद रखनी है। निम्बल फुटेड एंड स्ट्रॉन्ग, इट कैरीज एंड हाइड्स अनफिनिश्ड किल्स सो दैट दे आर नॉट टेकन बाय अदर प्रेडेटर्स। ये भी हमारा तीसरा ऑप्शन था, तो ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स, मैंने आपको बोला ये रेयर दिखता है। तो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके बड़े काम की चीज है। और ये यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। सो ये इतने, ये आप सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए।